गोल्टा डेज के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत शुक्ला और आइए शुरू करते हैं रोज़ की तरह डेली क्विज। तो इस डेली क्विज का जो है वो आप सॉल्व भी कर सकते हैं गोल्टा डेज के वेबसाइट को खोल के, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फिर आप इस रोज़ डेली क्विज को सॉल्व करते रहिए, इससे आपका प्रीलिम्स का जो है काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। इस हमारे डेली क्विज इनिशिएटिव में अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, जो कि एक स्कीम से है। तो प्रीलिम्स में स्कीम बहुत पूछे जाते हैं कि किसने लॉन्च करा, ये स्कीम किस तरह का है, इसमें क्या क्या है। तो ऐसा है कि पहला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। दूसरा कथन है कि इस योजना को लागू करने वाली कंपनियों का चयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। वहीं पे तीसरा कथन है कि PMFBY के तहत फसल बीमा का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब जो आधार कार्ड है वो मैंडेटरी कर दिया है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो इसमें सही कोड चुनना है केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3। तो इसका सही उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप करिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस आइए देखते हैं कि ये खास तौर पे चर्चा में क्यों है। तो इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीन दोनों सही है। अभी हमने ये प्रश्न इसलिए पूछा है कि ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो कृषि संबंधी जो स्थायी समिति जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक मूल्यांकन के विषय पे अपनी 29वीं रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। और यह रिपोर्ट जो है 10 अगस्त 2021 को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि लोकसभा में भी 10 तारीख को पेश किया गया और राज्यसभा में 10 तारीख को टेबल्ड किया गया, नहीं पेश किया गया। फिर इसमें पहला कथन इसलिए गलत है कि कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 2019-20 के दौरान कुल 494 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में PMFBY के तहत कवर किया गया। यह पिछले वर्ष में योजना के तहत कवर किए जाने गए कुल क्षेत्रफल से कम है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। और यहीं 2018-19 में बात करें तो यह 523 लाख हेक्टेयर था। वहीं आप देख सकते हैं कि जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा लॉन्च करी गई यानी कि 2016-17 में, तो इसका कवरेज जो था वो 567 लाख हेक्टेयर था, जो 17-18 में घटकर केवल 508 लाख हेक्टेयर रह गया। इस योजना के अंतर्गत आने वाले सकल फसली क्षेत्र यानी कि ग्रॉस क्रॉप एरिया के हिस्से में भी भारी गिरावट आई है। तो आप देख सकते हैं कि 19-20 में जो था वो GCA 25% था, वहीं पर 18-19 में 27% से कम था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पहले वर्ष के दौरान यानी कि 16-17 में योजना के तहत कवर किया गया ग्रॉस क्रॉप एरिया जो था वो 30% था। अब दूसरा कथन ऐसे सही है कि जो योजना है ये लागू करते हैं जिसमें कि 5 लोक उद्यम होते हैं, वहीं पे 13 जो है प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस के कंपनी होते हैं। और उन कंपनियों का जो चुनाव है वो राज्य सरकार खुद अपने पारदर्शिता या फिर जो क्राइटेरिया तय करती है उस हिसाब से करती है, ताकि उनको फिर क्रॉप नोटिफाई करने होते हैं कि किस क्रॉप पे क्या करना है, किस पे कितना क्या करना है। तीसरा कथन भी सही है कि अस्थायी समिति जो है उन्होंने PMFBY के तहत कवरेज में गिरावट का संज्ञान लिया और इसका कारण भी पूछा। तो सरकार ने कवरेज में गिरावट के 2 प्रमुख कारण बताए। पहला कारण तो ये बताया कि आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करा गया, इस वजह से जो दोहरे बीमा धारक को समाप्त कर दिया गया। और इसमें दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चलते कुछ राज्य जो हैं वो इसको लागू अपने राज्य में नहीं कर रहे हैं, कुछ राज्य जो है इस योजना से बाहर निकल जा रहे हैं। तो इस वजह से भी भारी गिरावट आई है। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो उच्च न्यायालय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के परामर्श से CJI यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है राज्यपाल के परामर्श से CJI और तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से CJI और चौथा है राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपको अनुच्छेद याद होगा, थोड़ा सा भी ध्यान होगा, तो अनुच्छेद 223 में ये साफ साफ कहा गया है कि संविधान में पूरे तरह से लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अगर कोई चीफ जस्टिस किसी कारण से, अगर मुख्य चीफ जस्टिस का सीट अगर वैकेंट है, किसी कारण से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या तो स्वास्थ्य खराब हो या फिर वैकेंट हो, तो एक कार्यकारी चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति जो है वो आसानी से अपॉइंट कर सकता है उस काम के लिए, ताकि उनका काम सुचारू रूप से चल सके। अगला प्रश्न यानी कि तीसरा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय मानक मध्याह्न रेखा यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन और साथ ही कर्क रेखा दोनों गुजरती है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? पहला है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 4, केवल 2 और 3 और केवल 2 और 4।
तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में कीजिए। ये फिगर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भारतीय मानक मध्याह्न रेखा जो है इलाहाबाद के नैनी से क्रॉस करती है, और वहीं पे साथ ही कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से क्रॉस करती है। तो देखना यह है कि दोनों एक ही राज्य से क्रॉस करते हैं। तो आप जैसा कि मैप में देख सकते हैं, भारत का जो मानक मेरिडियन है वो 5 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। वहीं पे कर्क रेखा जो अभी मैंने बताया वो 8 राज्य यानी कि एमपी, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भारतीय मानक मेरिडियन के साथ ही साथ कर्क रेखा गुजरती है। चौथा प्रश्न ये है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एडीबी के 60 से अधिक सदस्य देश हैं। और दूसरा है कि अमेरिका के बाद भारत एआईबी में सबसे बड़ा शेयर धारक है। और तीसरा है कि एडीबी में एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सदस्य हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको चुनना है, सही कथन चुनना है आपको? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3, केवल 1। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप आसानी से छांट सकते हैं कि इसका दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। अमेरिका के बाद भारत जो है इसमें बड़ा शेयर धारक नहीं है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, व्याख्या देखते हैं कि एडीबी दुनिया भर के लगभग सभी क्षेत्रों के वर्तमान में 67 देशों के राज्यों का एक गठबंधन है। सभी सदस्य राज्यों में कुल क्षेत्रफल 58.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर और लगभग 5.10 बिलियन लोग शामिल हैं। यह दुनिया भर में रहने योग्य क्षेत्र का 38.5% है और दुनिया की आबादी का लगभग 66% योगदान करता है, मतलब उसमें इतने लोग शामिल हैं। सालाना 71,744 टन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक उत्पादन के साथ वे वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 82% का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा कथन ऐसे गलत है कि 31 दिसंबर 2020 तक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक के पास शेयरों का बड़ा अनुपात 15.57 था। और फिर चीन की हिस्सेदारी 6.42 है, वहीं भारत की हिस्सेदारी 6.31 है और ऑस्ट्रेलिया का 5.77 है। तो इसमें अमेरिका के बाद भारत का कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो वो कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के पास लगभग 15.5% का अनुपात शेयर है। पाँचवां यानी कि आखिरी प्रश्न ये है, महाभियोग से जुड़ा है। तो इसमें पहला कथन आपको चुनना है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंध में कि दोनों सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। दूसरा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। तीसरा है कि संविधान ने राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए संविधान का उल्लंघन का गठन किया है। उपरोक्त में से गलत कथन आपको चुनना है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3। तो इसका सही उत्तर भी आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कहीं भी ऐसा संविधान का उल्लंघन के बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो तीसरा कथन जो है वो बिल्कुल गलत है, वहीं पे पहला कथन भी गलत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्पीचमेंट के बारे में कि प्रोसीड्यूर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन अ प्रेसिडेंट इज़ टू बी इम्पीच्ड, मतलब उनका जब इम्पीचमेंट होना है तो उनके विरुद्ध जो चार्ज है वो किसी भी सदन में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, उन पर लगाया जा सकता है कुछ भी। और उनका जो रिजोल्यूशन है वो पास करने के लिए 2/3 बहुमत से कम जो है वो नहीं होना चाहिए टोटल मेंबर जो प्रेजेंट होते हैं उसके। तो ये प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे तो ये प्रश्न बहुत बार आपको मिला भी होगा। ये प्रश्न काफ़ी आसान है। तो आज का डेली क्विज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए डेली क्विज के साथ। तब तक आप गोल्ड टाइड IAS के डेली क्विज को देखते रहिए और क्विज को भी खोल के सॉल्व करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।